ये सवाल सिलेबस का हिस्सा है या आउट ऑफ सिलेबस है? सामाजिक विश्लेषण करने वाला कोई भी सवाल आउट ऑफ सिलेबस हो ही नहीं सकता। कहना है कि पितृसत्तात्मक भी अगर प्रश्न पत्र में पूछा गया होता तो कोई आपत्ति नहीं थी। ब्राह्मणवाद को जोड़ा गया। जातिवादी व्यवस्था या वर्णवादी व्यवस्था का एक हिस्सा ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के अंतर को जो नहीं समझ पा रहा है वो इस तरीके का विरोध कर रहा है। ब्राह्मण माता पिता की संतान होने की वजह से ब्राह्मण होने वाले लोग जो है वो तो थे ही ना। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के MA 4th सेमेस्टर में एक सवाल पूछा गया कि प्राचीन भारत में महिलाओं के विकास में पितृसत्तात्मक ब्राह्मणवाद ने एक रोड़ा का काम किया, एक बैरिकेड का काम किया। अब इस सवाल से बवाल मचा हुआ है। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, राजनेता अपने अपने तरीके से बयान दे रहे हैं, लेकिन इन सब की आवश्यकता है क्या? क्या वाकई ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस है या वाकई ये सवाल बनता नहीं है? एक कास्ट को, एक वर्ण को टारगेट किया जा रहा है। ये समझने के लिए हम प्रोफेसर विंदा परांजपे मैडम के पास इस समय हम बैठे हुए हैं। मैडम 3 साल तक सोशल साइंस फैकल्टी की डीन रही हैं, हिस्ट्री डिपार्टमेंट की HOD रही हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। तो अब इनसे बेहतर कोई मिलेगा नहीं जो इस पूरे प्रकरण को समझा सके कि ये मसला है क्या। मैडम बहुत स्वागत है TV9 डिजिटल पर आपका। ये जो सवाल है जिसकी वजह से बवाल मचा हुआ है, ये सवाल, पहला तो हमारा सवाल है कि ये सवाल सिलेबस का हिस्सा है या आउट ऑफ सिलेबस है? मास्टर्स लेवल पे इस तरह का सामाजिक विश्लेषण करने वाला कोई भी सवाल आउट ऑफ सिलेबस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे विद्यार्थियों को हमारा आज का सामाजिक वास्तव भी समझना है और उस सामाजिक वास्तव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है वो भी समझनी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस नाम की कोई चीज होती नहीं है। हाँ, परीक्षा के दृष्टि से कभी कभी ये एक तांत्रिक मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन इस केस में मुझे नहीं लगता है कि वो भी बन रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सिलेबस का पार्ट है और इसका जवाब देने में किसी भी तरह की कोई संकोच की भावना स्टूडेंट्स में नहीं होनी चाहिए। पितृसत्तात्मक ब्राह्मणवाद ये पूरा टर्म है जिसकी वजह से विरोध है। जो विरोध करने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि पितृसत्तात्मक भी अगर प्रश्न पत्र में पूछा गया होता तो कोई आपत्ति नहीं थी। ब्राह्मणवाद को जोड़ा गया है और ये एक कास्ट को, एक वर्ण को टारगेट करने जैसा है। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, इसमें एक थोड़ी सी मुझे लगता है कि समझने की प्रॉब्लम आ रही है। ब्राह्मण जातिवादी व्यवस्था या वर्णवादी व्यवस्था का एक हिस्सा, जिसमें माता पिता अगर ब्राह्मण वर्ण के हैं और उनकी संतान फिर ब्राह्मण हो जाती है, ये उनकी एक सामाजिक परिचयात्मक आइडेंटिटी जैसे हम कहते हैं ना, वो है सामाजिक आइडेंटिटी। लेकिन जब हम ब्राह्मणवाद कहते हैं, इसका मतलब ये जो वर्ण व्यवस्था की सोपानबद्धता है, जिसमें एक ब्राह्मणों को एक उच्च स्थान दिया गया है और बाकी वर्ण उनके नीचे उनके नीचे उनके नीचे और फिर वो चांडाल या आउटकास्ट तक चला जाता है, उस व्यवस्था पे विश्वास करना, उसको सही समझना, ये ब्राह्मणवाद होता है। अब कई बार ये कहा जाता है कि मनुस्मृति का आधार इसका मानते हैं और मनु तो खुद ब्राह्मण नहीं थे, तो फिर ये ब्राह्मणवाद कैसे हुआ? तो हमें इसमें विद्यार्थियों को एक दृष्टि देनी पड़ती है कि मनु ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन मनु ने जिस व्यवस्था का समर्थन किया उसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व और ब्राह्मणों की ये जो एक खास स्थिति है कि उनका कहा गया बाकी समाज ने मानना है, इसका स्वीकार दिखता है। स्वीकारोक्ति एक उसमें है और उसका एक जो है एक निगेटिव इम्पैक्ट
महिलाओं की स्थिति पे कुछ कुछ मायने में हम देख सकते हैं। उसका एक उदाहरण प्राचीन संदर्भ में मैं आपको देती हूँ। हमारे देश का एक महिलाओं के संबंधित बहुत दुखदायक प्रसंग है सती। और मुझे लगता है कि समाज के हर संवेदनशील व्यक्ति ने ये माना है कि इस तरह से महिलाओं को पति निधन के बाद उसकी चिता पे जलाना ये कोई सुसंस्कृत समाज का लक्षण नहीं दिखता है। तो प्राचीन भारत में जैसे मनुस्मृति है वैसे याज्ञवल्क्य स्मृति भी है, और याज्ञवल्क्य स्मृति के कई हिस्से हमारे सामाजिक जीवन के आधार है। अब याज्ञवल्क्य अपनी याज्ञवल्क्य स्मृति में सती की कोई चर्चा नहीं करते हैं, या वो एक विधवा जीवन का एक अविभाज्य भाग नहीं मानते, कुछ नहीं है उसमें। और बहुत मतलब करीब करीब 600 साल बाद उसके ईस्वी सन के 1000 वर्ष के आसपास उसके ऊपर एक टीका ग्रंथ लिखा गया, अपरार्क टीका। अपरार्क एक शासक थे, उनके नाम से ये टीका ग्रंथ है। उसमें सती तो है, उल्लेख तो है ही, और केवल उल्लेख नहीं है, उसका समर्थन है। और कहा गया है कि अगर स्त्री दुखावेग से अपने पति के बाद मरना चाहती है वो बात अलग है, लेकिन उनको अपने कर्तव्य के रूप में पति के साथ सहगमन करना चाहिए। सहगमन, पति के साथ जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि ये व्यवस्था जो दी गई, इस व्यवस्था ने ब्राह्मण वर्चस्व को माना, और उसमें खास तौर पे महिलाओं के संबंधित जो नियम हैं उसमें ज्यादा कड़े या उनकी प्रगति में बाधा डालने वाले नियम जो है वो समाज के उच्च वर्णीयों के लिए दिखते हैं। उच्च वर्णीय स्त्रियां जो थी उनके लिए, जैसे चाहे वो मुद्दा विधवाओं के पुनर्विवाह का हो, विवाह योग्य आयु का हो, महिलाओं के पाठशालाओं में या गुरु संस्था में जाके पढ़ने के संदर्भित हो, या कुछ कुछ ऐसे उनके रिवाज थे, जैसे खास तौर पे ब्राह्मणों में एक समाज के अब देखिए ब्राह्मण भी एक गट्ठा एक पहचान नहीं है ब्राह्मण की। हाँ। अलग अलग भौगोलिक विभागों में ब्राह्मणों की भी कुछ कुछ रीति रिवाजों में अंतर पाया जाता है। जो ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद दोनों अलग अलग चीजें हैं जैसा आपने बताया, और आपने कई उदाहरण भी दिए कि कई कुरीतियों का विरोध कई ब्राह्मणों ने भी किया, और ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के अंतर को जो नहीं समझ पा रहा है वो इस तरीके का विरोध कर रहा है। इसको कैसे समझाएंगे? मुझे ये लगता है कि युवाओं को इसका परिचय अधिकाधिक हमें देना चाहिए कि विभिन्न कालखंडों में स्त्रियों की प्रतिभा को, उनकी समझदारी को, उनकी बौद्धिक क्षमता को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए उनको शिक्षा भी दी गई, उनको विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां भी उनके ऊपर सौंपी गई, और उन्होंने वो भली भांति निभाई। इसके भी बहुत उदाहरण हमें इतिहास में मिलते हैं। हाँ, अगर पूरी महिला समाज की संख्यात्मक अगर हम चर्चा करें तो ये महिलाओं की संख्या निश्चित रूप से बहुत कम है, लेकिन इस समाज के सामने ऐसे आदर्श ही नहीं थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उसका समर्थन करने में भी, जैसे मैंने कहा कि ब्राह्मण माता पिता की संतान होने की वजह से ब्राह्मण होने वाले लोग जो है वो तो थे ही ना। जैसे मैत्रेयी को जब याज्ञवल्क्य ने ब्रह्म ज्ञान दिया तब उन्होंने ये नहीं समझा कि स्त्री है तो उसका अधिकार नहीं है उसको। और वैदिक परंपरा में तो आप बहुत नाम जानते हैं और जिनको कई बार हमारे यहाँ उद्धृत किया जाता है कि तो आप बिना महर्षि याज्ञवल्क्य के सहयोग के जो मैत्रेयी थी विदुषी, वो वहां तक पहुंच सकती थी जहां तक वो पहुंची? नहीं, एकदम संभव नहीं था। तो ये सिलेबस में ये भी पढ़ाया जाता है ना, ये भी तो पढ़ना ही है ना बच्चों को। हाँ, और दूसरी बात मुझे ये लगता है कि मास्टर्स लेवल में आने के बाद अगर आपके मन में इस तरह की कोई जिज्ञासा जगती है कि अगर ऐसा था
और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की वजह से, पितृसत्ता की वजह से भारतीय समाज में स्त्रियों का कोई उत्थान ही नहीं हुआ, ये कैसे संभव है? ऐसे अगर किसी युवा के मन में एक प्रश्न आता है तो उनको उसके उत्तर ढूंढने के अनेकों स्रोत हमारे यहाँ उपलब्ध है। एक तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो भी ग्रंथ संस्कृत या अन्य ऐसी भाषाओं में जो आज शायद सहज रूप से हमारे युवा नहीं जान सकते हैं, तो उन सब के अनुवाद उपलब्ध है। किसी भी स्मृति ग्रंथ का, किसी भी धर्मशास्त्र ग्रंथ का, पुराणों का, महाभारत का, रामायण का, किसी भी ग्रंथ का अनुवाद वो देख सकते। मैडम, आप हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं, जीवन भर हिस्ट्री पढ़ाई बच्चों को। मुझे ये समझा दीजिए कि सनातन परंपरा में, जिसको आजकल सनातन परंपरा कह रहे हैं, हमारे जो महान ऋषि परंपरा की बात कर लें या हमारे विद्वान विद्वत जनों की बात कर लें, हम तो सब पर बात की। हमने आरण्यक लिखा, हमने अपने ही कमियों की तरफ इशारा किया कि हमारे अपने सनातन परंपरा में इसको इन चीजों को और हम बेहतर कर सकते हैं। तो हम तो सुधारवादी अप्रोच के साथ चलने वाले लोग हैं। ये कहां से आया कि हम इस पर सोचेंगे नहीं, इस पर हम बोलेंगे नहीं? ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद क्या है, इनको हम समझेंगे ही नहीं। हम समझने के बजाय हम प्रोटेस्ट करेंगे। कैसे देखती है इस पूरे सिनेरियो को? मुझे लगता है कि दोनों के उदाहरण विद्यार्थियों के सामने आने चाहिए। और आज हम एक ऐसे दौर में हैं कि डिजिटली भी बहुत जानकारियां उपलब्ध है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगी कि जब 20वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेके स्त्रियों के कुछ प्रश्नों के बारे में बहुत भारत में चर्चा हो रही थी और कई बार धर्मशास्त्रों को उसमें खंगाला गया था कि क्या हमेशा हमारे इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने स्त्रियों की मतलब गति कुंठित हो, ऐसे ही निर्णय दिए थे, बाधा है पैदा। हाँ, तो कई बार हमें उस तरह के भी उल्लेख मिलते हैं, लेकिन कभी कभी उसको खुली चुनौती देके उसके विपरीत कार्य करके स्त्रियों का मार्ग प्रशस्त करने वालों के भी उदाहरण कम नहीं मिलते हैं। तो 19वीं 20वीं शताब्दी का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं आपको दूंगी कि जब ये हुआ कि विधवा का विवाह हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो उस समय भी ब्रिटिश काल में भी काशी के पंडितों का जो कोई निर्णय होता था तो वो धर्मशास्त्रों के अनुसार या धर्म ग्रंथों के अनुसार योग्य और ग्राह्य माना जाता था। तो इसमें मुझे बहुत, काशी में मैं रहती हूँ इसलिए इस बात का गर्व है कि काशी के पंडितों ने कोई भी किंतु परंतु के बगैर विधवा विवाहों के पक्ष में अपना मत दिया था। तो उन्हीं धर्मशास्त्रों को, उन्हीं धर्म ग्रंथों को अध्ययन करके अगर काशी के पंडित इस निर्णय तक आ सकते हैं तो वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी बौद्धिक क्षमता का योग्य प्रयोग करके स्त्रियों के लिए क्या मार्ग प्रशस्त हो सकता है उसके ऊपर अपना भाष्य दे रहे हैं। मैडम, हम लोग जहां बैठे हुए हैं ये ओल्ड CHC बिल्डिंग है। ये वो बिल्डिंग है जो एनी बेसेंट ने महामना को दान में दिया था 1907 में, और इसी बिल्डिंग के आधार पर सेंट्रल हिंदू कॉलेज के आधार पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। महामना जीवन पर्यंत एनी बेसेंट को सदैव एक आदरणीय मानते रहे, उनकी बहुत इज्जत करते थे। इस महामना की बगिया में उनके मानस पुत्र ये भी नहीं समझ पा रहे कि उनसे बड़ा ब्राह्मण तो कोई होगा नहीं, महामना से भी बड़ा ब्राह्मण कोई है क्या? जब वो एनी बेसेंट, जो कि भारतीय मूल की नहीं थी, आयरिश लेडी थी, उनको वो जीवन पर्यंत देवी तुल्य वो मानते रहे, तो यहाँ के बच्चों को क्यों नहीं समझ में आ रही ये बात कि सिलेबस का हिस्सा है? और क्रिटिकल एनालिसिस अगर नहीं है आप में, आप पीजी के स्टूडेंट हैं, तो आपका सर्वांगीण विकास होगा कैसे? होगा कैसे? सही बात है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भारतीय समाज में स्त्री का स्थान हमेशा ही बहुत बढ़िया था और बहुत उन्नत था, या मैं दूसरा भी नहीं कह रही हूँ कि एक ऐसा स्थिर समाज था कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। दोनों गलत है। स्त्रियों की कुंठा भी कई मायने में कई जगह में होती हुई हमें नजर आती है, और वहीं कुछ रास्ता ढूंढने वाले और टॉर्च बेरर्स जिनको हम कह सकते हैं, ऐसे लोग भी सामने आते हुए हम देखते हैं। जैसे बौद्धों का और जैनों का अगर हम विचार करें तो बौद्धों के साहित्य में हमें एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है थेरी गाथा का। तो थेरी गाथा
विश्व के प्राचीनतम महिला वाङ्मय का एक उत्तम उदाहरण है कि जहाँ वो थेरी मतलब वो जो भिक्षुणी एक उच्च दर्जा की होती थी, वो अपनी जो बात है, समझ है, बुद्धों के वचनों का उनको जो आकलन है, उसको अपनी गाथाओं में व्यक्त कर रही है। और बौद्धों के अत्यंत सम्माननीय जो त्रिपिटक साहित्य है, उसमें थेरी गाथा को स्थान दिया गया है। तो ये भी इसी समाज में हुआ ना। और अगर हम संत ज्ञानेश्वर की बात करेंगे तो उनकी छोटी बहन जो थी मुक्ताई, इतनी बड़ी संत थी। और आज भी हम जितनी बार संत ज्ञानेश्वर का नाम लेते हैं या उनके योगदान की चर्चा करते हैं, उतनी बार हम मुक्ताई को भी याद करते हैं, क्योंकि वो उतनी बड़ी अधिकारी थी कि एक समय में संत ज्ञानेश्वर थोड़े से उद्वेलित हुए थे समाज की कुछ कुरीतियों को देखते हुए, और उनको उपदेश देके फिर से समाज की तरफ उनको मोड़ने का काम मुक्ताई ने किया था, और उनको हम नहीं भूले हैं। 4000 साल के स्त्री विमर्श को, महिलाओं के विकास क्रम को जब आप पढ़ाती हैं तो उसके पक्ष विपक्ष, पॉजिटिव नेगेटिव, सारे पहलुओं की चर्चा होनी जरूरी है। बिल्कुल होती ही है। और उसमें कई बार हमारे विद्यार्थी थोड़े से विचलित होते हैं जब वो सुनते हैं कि जो धर्मशास्त्रों में जिस प्रकार के नियम दिखते हैं और उसमें स्त्री के प्रति बहुत उदारता का भाव नहीं दिखता है, तो हमें उनको समझाना पड़ता है कि हम इंसानों की बात कर रहे हैं और वो रोबो नहीं है कि एक सांचे में उनको ढाला तो उसी की प्रतिकृतियां तैयार होती रही। जिंदा इंसान थे, उन्होंने सवाल पूछे। और एक तो ऐसे अक्का महादेवी की कहानी बताते हैं। जी मैडम, एक चीज आपसे जानना चाहिए, जैसे यूपीएससी भारत में आईएएस आईपीएस अखिल भारतीय सेवाओं में, केंद्रीय सेवाओं में जाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग एक परीक्षा आयोजित कराता है। उसकी योग्यता है 10+2+3। वो भी पीजी की डिमांड नहीं है कि आप सिर्फ स्नातक हैं तो आप परीक्षा दे सकते हैं और आप आईएएस बन सकते हैं। आप तो पीजी के बच्चों की बात कर रही हैं, इतनी समझ तो उनमें होनी चाहिए ना, क्या कहेंगे? नहीं, एकदम होनी चाहिए और वो होना अपेक्षित है, इसीलिए तो उनको मास्टर्स की डिग्री दी जाती है ना। और दूसरा, अब वो इस डिग्री के बाद इसके लिए भी उनकी एलिजिबिलिटी हो जाती है कि वो खुद भी अध्यापक बन सकते हैं। तो अगर उनको अध्यापक कल बनना है या एक अपने आप को एक पदव्युत्तर पाठ्यक्रम जिन्होंने पढ़ा है ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने रखना है, तो उनको विश्लेषणात्मक बुद्धि रखनी ही पड़ेगी। और अनगिनत उदाहरण हमारे आसपास है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है कि एक जमाना था जब महादेवी वर्मा जी को यहाँ पढ़ने के लिए भी प्रवेश देने से लोगों को संकोच लगा था कि वो स्त्री है तो संस्कृत में कैसे पढ़ सकती है। लेकिन उसी काशी विश्वविद्यालय ने इतना परिवर्तन देखा विचारों में कि फिर उनको सम्मानीय डिलीट भी यहीं से दी गई। तो ये तो मतलब उनको जो प्रवेश नहीं दिया गया, वहां अगर मैं रुक जाती हूँ अध्यापक के रूप में, तो मैं बहुत बड़ा अपराध कर रही हूँ इस संस्था के प्रति, क्योंकि मुझे ये कहना ही होगा कि एक जीवंत संस्था है और इसीलिए वो परिवर्तनशील है और वो परिवर्तन बहुत पॉजिटिव दिशा में गया हुआ हम देखते हैं यहाँ। एक आखिरी सवाल मैडम, ये हालांकि एकेडमिक के बाहर का सवाल है, इस पूरे प्रकरण पर अब पॉलिटिशियंस अपने अपने तरीके से बयान दे रहे हैं। एक एकेडमिशियन और एक पॉलिटिशियन के बीच के अंतर को आप कैसे देखती हैं? एक पॉलिटिशियन किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं है, आपकी जिम्मेदारी आपके छात्रों के प्रति है, अपने संस्थान के प्रति है, विश्वविद्यालय के प्रति है। तो इस मामले में जो पॉलिटिक्स हो रही है उसको आप क्या कहेंगी? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत पेशेंटली, बहुत संयम रख के अध्यापकों को आगे आके अपने विद्यार्थियों से संवाद करना होगा और उसका प्रयास निरंतर करना होगा, क्योंकि जो हमारी एक अध्यापक के रूप में जो पहुंच है और एक विशुद्ध राजनीति करने वालों की समाज मन तक जो पहुंच है, उसमें बड़ा अंतर है। और उस अंतर को अगर हमें पाटना है और हमारे विद्यार्थियों तक एक सुबुद्ध भारतीय नागरिक होने तक का प्रवास उनका सुकर करना है, तो अध्यापकों की जिम्मेदारी कई गुना ज्यादा आज की तारीख में बढ़ी हुई है। चलिए मैडम, तो एक एकेडमिशियन और एक पॉलिटिशियन में अंतर यही है कि वाद विवाद को संवाद के माध्यम से एक एकेडमिशियन
उस प्रकरण को समाप्त करने की कोशिश करता है बहुत संयम के साथ, लेकिन एक राजनेता को संवाद की आवश्यकता ही नहीं है, वाद विवाद से उसका काम हो जाता है। तो एक पॉलिटिशियन और एक एकेडमिशियन में हमेशा अंतर रहा था, अंतर रहेगा। मैडम ने जो बताया कि 4000 साल जो हम पढ़ाते हैं स्त्रियों के विकास क्रम को हम बताते हैं, स्त्री विमर्श को जब हम पढ़ाते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, उसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे आते हैं जिससे भावनाएं आहत होती हैं। लेकिन चूंकि इतिहास का हिस्सा है, हम चूंकि चैतन्य समाज का हिस्सा है, इसलिए हम आगे बढ़ते रहते हैं। और छात्रों को यही बताना है कि आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, आप पीजी करने के बाद खुद अध्यापक बनने की योग्यता आप में आ जाती है, तो आपको तो हर एंगल से चीजों को समझना ही होगा। इस प्रकरण में भी मैडम का मानना है कि ये जो वाद विवाद है इसको संवाद के जरिए सुलझा लिया जाएगा। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, वाराणसी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।